निकलो भाग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। 2011 में जब अन्ना आंदोलन पीक पे था तो सभी के मन में ये था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फिर 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तो मैं उसका फाउंडर मेंबर था। अब जब सत्ता में आते ही मुझे वहां पे हेल्थ एडवाइजर नियुक्त किया गया सत्येंद्र जैन जी के साथ। मोहल्ला क्लिनिक का तो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट दिया था मोहल्ला क्लिनिक का। 5 ऐसी दवाइयां जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, वो रिपोर्ट्स में जब उनकी जांच की गई तो वो फेक दवाइयां निकली थी। हमने फिर चंदा बंद सत्याग्रह 2016 में चलाया। जब 2000 नो लिस्ट नो डोनेशन कैंप फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड्स बनवाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है नई दिल्ली को लेकर? हमारे में वो आरएसएस वाली भावनाएं हैं। हमें क्योंकि स्वयंसेवक जहां भी जाता है वो अच्छा काम करने जाता है, ये हमेशा स्वयंसेवक को सिखाया जाता है। केजरीवाल भी कहते थे कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर आया हूं, मेरे पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, वैगनआर में चलते थे। ये तो मीडिया में चर्चा हो रही है, तो उस तरह से आप अपने आप को अलग कैसे दर्शा रहे हैं जनता के बीच? एग्जैक्टली। तो इस सदी का सबसे दुष्ट यदि कोई पॉलिटिशियन आप काउंट करना चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल उसमें प्रमुखता से आएंगे। नमस्ते, मैं आशीष। चूंकि दिल्ली चुनाव की हम बात अपने आने वाले हर वीडियोज में कर रहे हैं, इस वीडियो में हम नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आ चुके हैं। और चूंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट की सबसे खास बात यह है कि वो 2 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं। और इस बार सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं ये तो जनता जानती है, और जनता वोट के माध्यम से अपने वोट के जो राइट्स हैं उसके माध्यम से दिखाएगी। इस सीट से डॉक्टर मुनीश रायजादा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भारतीय लिबरल पार्टी से कैंडिडेट हैं। सर, आपका स्वागत है पंचजन्य में। थैंक यू आशीष। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने साल 2011 में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। इससे पहले आप अमेरिका में बाल रोग विशेषज्ञ के एक डॉक्टर थे। तो केजरीवाल जब पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे थे, बना रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के बहुत एजुकेटेड लोगों को पकड़ा और उसी चीज़ को वो आज भी मुद्दा बनाते हैं कि हमारे यहाँ देखो एक IITian है, हमारे यहाँ देखो एक इतने एजुकेटेड लोग हैं। इवन अरविंद केजरीवाल खुद को IIT से पढ़े होने का क्लेम करते हैं। तो सवाल ये है सर कि आपने अपनी डॉक्टर की नौकरी अमेरिका में छोड़कर, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे थे, उसको छोड़कर आप अन्ना आंदोलन से जुड़े और केजरीवाल के साथ आप तब तक रहे जब तक पार्टी फॉर्म हो गई। इवन फर्स्ट उनके टेन्योर में आप उनके मेडिकल एडवाइजर भी रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा? देखिए आशीष, हमारी जो जड़ें हैं वो हैं अन्ना आंदोलन से। मैं 25 जनवरी यानी कि आज से 4 दिन पहले वीर अलीगंज सिद्धि गया था और मैं उनसे मिल के आया। मैंने इनफैक्ट उनको एक ज्ञापन दिया। मैं 2002 में US से गया था, MBBS मैंने इंडिया से किया था। उसके बाद मैं वहाँ पे मेडिकल स्पेशलाइजेशन के लिए फर्दर ट्रेनिंग के लिए US से गया था। मैंने वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ की मेडिसिन की जो होती है स्पेशलाइजेशन, जिसको नियोनेटोलॉजी बोलते हैं, उसे मैंने स्पेशलाइजेशन की, वहीं सेटल हो गया मैं। 2002 में मैं गया था। अब 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मुझे भी लगा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें मैं भी अपना योगदान दूँ। क्योंकि एज ए पैशनेट इंडियन, एज ए पैशनेट भारतीय, मुझे भी लगता था कि अपने देश के विकास में, और खासकर जब बाहर रहते हैं एज ए NRI, तो आपको और ज़्यादा आप अपने देश के बारे में, आपका जो देश प्रेम होता है, आपके जो भावनाएं होती है देश के प्रति, वो ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। वो इसलिए भी होती है क्योंकि आप दूर से बैठ के या दूर से आप चीज़ों को एक तो ज़्यादा न्यूट्रल वे में देखते हैं। सेकंड, आपको ये लगता है कि मैं इतना दूर हूँ, मैं यहाँ पे काइंड ऑफ वेल सेटल्ड हूँ, तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो और मैं वहाँ पे भी HSS का सदस्य था, वहाँ पे हिंदू स्वयंसेवक संघ शिकागो में, सिद्धेश शेवड़े जी और अपने गोखले जी हो गए। तो यानी कि मैं सब वहाँ पे जो अपना परिवार था उन सब के साथ बड़े अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ था। तो हमें लगता था कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी अन्ना आंदोलन कि मैं रियल वे में, रियल टर्म्स में कुछ योगदान दूँ अपनी मातृभूमि के लिए। तो उसके बाद जब मैं शिकागो में, हमने रैलीज निकाली। मूलतः आप हरियाणा से हैं? मूलतः मैं हरियाणा या पंजाब से कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब पहले एक था, तो आप कह सकते हैं मैं मूलतः हरियाणा से।
तो जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो हमने न केवल शिकागो में रैलीज निकाली, बैठकें की वहाँ पे, फिर मैं भारत आ गया और मैंने केजरीवाल के लिए नहीं, अन्ना आंदोलन के समर्थन में, ठीक है ना। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को मिटाना है, ठीक है, तो बंद करो ये, इस प्रकार के ना, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2011 में जब अन्ना आंदोलन पीक पे था तो सभी के मन में ये था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्योंकि जन लोकपाल बिल की अवधारणा क्या थी कि देश में स्ट्रॉन्ग एक कानून बने जो करप्शन से लड़ सके। तो हमने, और उसमें काफ़ी एनआरआईज भी मोबिलाइज हो गए थे काफ़ी कंट्रीज में। ये नहीं कि हम शिकागो में अकेले ऐसे थे जिनको लगा, पूरे ग्लोबल लेवल पे अन्ना आंदोलन, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति सब जगह हैं, तो वो भी मोबिलाइज हो गए थे। तो शिकागो में हमने खासकर इस पे काफ़ी काम किया। फिर मैं भारत आया वापस, मैंने यहाँ पे अन्ना आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया ऑन द ग्राउंड। फिर 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तो मैं उसका फाउंडर मेंबर था। यद्यपि मैं स्वयं एक नई पार्टी बनाने के हक में नहीं था, लेकिन तब तक एक प्रकार से अन्ना आंदोलन या जन लोकपाल बिल एक प्रकार से एक उसमें मतलब कह सकते कि आप अड़चने आ रही थी उसको आगे बढ़ने में। आंदोलन उस ढंग से चला वहाँ पे जैसा, तो मुझे भी लगा चलो एक पार्टी बनाई जाए, पॉलिटिकल पार्टी, और व्यवस्था परिवर्तन की बातें होती है तो अच्छी बात है। आपको ध्यान होगा कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ उस वक्त ये बातें भी बोली गई जो लोकनायक जयप्रकाश ने कहा था, संपूर्ण क्रांति। तो मैं भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा और मैंने उसमें अपना योगदान दिया। अगले 2-3-2.5 सालों में हमें जो उनकी बेईमानी दिखने लगी, उनकी बदनीयत दिखने लगी अरविंद केजरीवाल की, तो हमने फिर अन्ना जी से मुलाकात की। मोहल्ला क्लिनिक का तो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, तो हमने फिर अन्ना जी से मुलाकात की। अन्ना जी के आशीर्वाद से हमने फिर चंदा बंद सत्याग्रह 2016 में चलाया। जब 2000 नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन, उसके पीछे मैं आपको बताऊं कहानी क्या है कि आम आदमी पार्टी ने बोला था, ये उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में था कि हम जब जनता से चंदा लेंगे तो हम एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे। ये 3 जो प्रिंसिपल्स, जिन सिद्धांतों पे आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अलग दिखेंगे बाकी पार्टियों से, तो ये उसमें मूलभूत सिद्धांत था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब हुआ क्या, सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने वो लिस्ट को, डोनर्स लिस्ट जो आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे होती थी, ये आशीष जी उन्होंने एक दिन वन फाइन मॉर्निंग वो लिस्ट को गायब कर दिया। अच्छा, मैं और हमारे जैसे लोग जो आए हुए थे, हम इतनी दूर से आए हुए थे, हम सिद्धांतों के लिए आए हुए थे। मैं व्यक्ति विशेष व्यवसाय वहां पे छोड़कर, व्यवसाय परिवार सब छोड़ छाड़ के, कैरियर ताक पे रख के, आप शिकागो टू दिल्ली ये लगभग 13,000 किलोमीटर है, 7 समुद्र पार जिसको बोला जाता है। अब पॉलिटिक्स में आप यदि आप फंडामेंटल सिद्धांतों पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, क्या नई पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे। तो जब चंदाबंद सत्याग्रह इसलिए चलाया गया कि मैंने अरविंद को कहा कि आप चंदा की पारदर्शिता से खिलवाड़ मत कीजिए। उन्होंने नहीं सुनी। हम अन्ना जी के पास गए, अन्ना जी को हमने पूरा समझाया कि अन्ना जी यहाँ तो जो फंडामेंटल सिद्धांत है चंदा की पारदर्शिता, उसी के साथ खिलवाड़ हो गया। तो अन्ना जी के आशीर्वाद से हमने नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन या चंदा बंद सत्याग्रह 2016 में चलाया। हमने अरविंद को समय दिया कि या तो आप बहाल कीजिए उस लिस्ट को, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बहाल नहीं करेंगे तो हम चंदा बंद सत्याग्रह चलाएंगे। अच्छा, उसमें हमारा ये मूलभूत ये नारे क्या होते थे, स्लोगन्स ये होते थे कि बंद करो ये गोरख धंधा, करो उजागर अपना चंदा, हिसाब नहीं तो चंदा नहीं। तो हमने गांधीवादी स्टाइल पे लोगों से अपील की कि आम आदमी पार्टी को डोनेशन मत दीजिए क्योंकि अपने सिद्धांतों से भटक चुके। अच्छा, उससे पहले पटना गए अरविंद केजरीवाल, जाके लालू को गले लगा लिया। हमने कहा हम तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाने आए थे, आप इनके साथ ही गले मिलने लग गए। बक्सर, आरा, इन सब भी स्कूलों में जाकर स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने एक कैंपेन चलाया था एनजीओ के माध्यम से शिक्षा को बदलने के लिए। ये उसी समय की बातें हैं सारी। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री बनने की बात है, गले लगाने वाली बात। तो हमने ये सैद्धांतिक उसूलों पे हमने उनका विरोध किया, लेकिन अंततः जब ये नहीं माने तो 2019 में मैंने एक वेब सीरीज बनाई, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। देखिए, सारी लड़ाई पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी पे होती है। यदि राजनीति में स्वच्छता आएगी,
पारदर्शिता आएगी तो वो देश में राजनीति अच्छी मानी जाएगी। अच्छी राजनीति से अच्छे पॉलिसीज बनेंगी, बिकॉज गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स। यदि सिस्टम ऐसा बने जिसमें पारदर्शिता के सिद्धांत से खिलवाड़ करना मुश्किल हो तो सब लोग लाइन अप हो जाएंगे ठीक ढंग से काम करने को। अब चूंकि बात आप ट्रांसपेरेंसी की कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपने कॉन्सेप्ट दिया था मोहल्ला क्लिनिक का, 5 ऐसी दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एट अ बेसिक लेवल, वो रिपोर्ट्स में जब उनकी जांच की गई तो वो फेक दवाइयाँ निकली थी, मतलब कि फर्जी दवाइयाँ निकली थी और उसमें मिलावट थी। ये आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक में था। इस मोहल्ला क्लिनिक के अलावा उसमें जो घोटाले हुए थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, उसमें ये भी देखने को मिला था कि डॉक्टर्स रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू अपना अटेंडेंस लगाते थे। यस सर। तो ये कितना सही है और इसके अलावा और वो कौन सी बातें हैं मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार को लेकर? मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाऊं यदि राइट। आप समय दें मुझे। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई 2015 में, तो उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रगाढ़ एक मतलब अभिन्न अंग था, एक हिस्सा था, मतलब एक बड़े इंटीरियर इनर लेवल पे मैं पार्टी में इन्वॉल्व था। क्योंकि पिछले 2-2.5-3 सालों में मैंने पार्टी में ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ था, वॉलंटियर एंगेजमेंट सेल पे हैंडल किया हुआ था काम, एनआरआई सेल में मैं था को कन्वीनर कुमार विश्वास के साथ, और साथ ही साथ मैं प्रमुख एनआरआई फेस भी था। और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलता था कि चलो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर तो पढ़े लिखे ही होते, एक डॉक्टर जो अमेरिका से सब छोड़ के आया है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी पार्टी को एक मोरल वो भी मिला, बूस्ट मिला। अब जब सत्ता में आते ही मुझे वहाँ पे हेल्थ एडवाइज़र नियुक्त किया गया सत्येंद्र जैन जी के साथ। तो हमने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की वहाँ पे परिकल्पना को आगे बढ़ाया। क्योंकि उस वक्त याद होगा आपको, ओबामा केयर शब्द बड़ा एक ट्रेंडी शब्द था, बड़ा फेमस था ओबामा केयर। तो ओबामा केयर से ये लगा कि केजरी केयर, तो केजरी केयर तो बड़ा पर्सनल शब्द हो जाता, हम तो राजनीति बदलने आए थे। अंततः उसका नाम रखा गया मोहल्ला क्लिनिक। वो सारे कॉन्सेप्ट्स बैठ के मैंने सत्येंद्र जैन जी के साथ हॉस्पिटल मतलब सचिवालय में बैठ सर एक चीज़ इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। अभी आपकी बातों से ध्यान आया, जब शुरू में आपने कहा कि हमारा सिस्टम को बदलने आए थे, तो क्या उस वक्त भी केजरीवाल ही सेंटर मतलब फेस थे सबसे ज्यादा पार्टी फॉर्मेशन के बाद भी? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। केजरीवाल के नाम पे ही लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है ना, सारा आंदोलन, सारा पार्टी का वैसे तो एक व्यक्ति पर्सनैलिटी कल्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्य फेस बन गए। शुरू में तो काफ़ी फेसेस दिखाए जाते थे, टोपी दिखाई जाती थी, आम आदमी दिखाया जाता था, बाद में केजरीवाल की चेहरा दिखने लग गया। तो अल्टीमेटली जब सत्ता में आए, 67 सीटें मिली दिल्ली विधानसभा में, तो बैठ के मैंने सत्येंद्र जैन जी के साथ सचिवालय में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट को रखा, उस पर काम किया। अंततः मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च हुए। लेकिन क्या होता है कि आशीष, यदि मंशा ठीक ना हो तो आप कितने पढ़े लिखे हों, भ्रष्टाचारी बनने के लिए ये नहीं कि आपसे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो तभी आप भ्रष्टाचारी बनेंगे। इंटेंट, चिंतन, देखिए ज्ञान मतलब एक होता है शिक्षा और विज्ञान, शिक्षा और ज्ञान में फर्क होता है। यदि आपकी चिंता और चिंतन में कमी है, ठीक है ना, तो चिंता तो आपको हो सकती है देश में कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन चिंतन में कमी है तो आप नीचे गिरेंगे, ठीक है। यही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि वो न केवल भ्रष्ट है, असक्षम, इनकॉम्पिटेंट, इनसिंसियर, एज वेल एज उन्होंने जिस प्रकार से एनार्किस्ट पॉलिटिक्स करके दिखाई है वो देश के लिए बड़ी घातक है। इस सदी का सबसे दुष्ट यदि कोई पॉलिटिशियन आप काउंट करना चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल उसमें प्रमुखता से आएंगे। अब बात आती है मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिक बड़े गस्टों के साथ बड़े एक हाइप के साथ लॉन्च किए गए। अब 10 सालों में हुआ क्या, मुश्किल से 50 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल है। पोर्टा केबिन्स का स्कैम हुआ। आपने फुटपाथों पे पोर्टा केबिन्स बनू के 15-15, 20-20, 30 लाख के पोर्टा केबिन्स बना दिए। पोर्टा केबिन की कीमत इतनी होती नहीं है। आपने बिना प्लानिंग के कहीं भी जहां आपको जगह मिली आपने पोर्टा केबिन्स लगा दिए, तो लोगों को इनकन्वीनियंस हुई। राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप जाइए शाहदरा साइड पे ताहिरपुर में, उसके जस्ट बाहर लगा दिया आपने, मतलब हॉस्पिटल के बाहर आपने पोर्टा केबिन लगा दिया। अब इसमें 3-4 जो चीज़ें प्रमुखता से निकल के आई,
नंबर 1 आपको सिर्फ हाइप क्रिएट करनी थी। आपने पोर्टा केबिन्स बनू के दुनिया भर में बोल दिया कि मॉडल हेल्थ मॉडल हेल्थ मॉडल। अच्छा, कुछ वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप गए, लोगों को लगा कि जेन्युइन चीज़ है। वहाँ पे डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स को महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, अंडर स्टाफिंग है, नीली पीली गोलियां पकड़ा दो 2-4 डॉक्टर। आप मैं खुद जाके देखा है, मैंने एज ए पेशेंट में जाके देखा, डॉक्टर बस ऐसी आधा सा एग्जामिन करता है आपको और एक बार नीली पीली गोलियां पकड़ा देता है। अच्छा, इसमें गोस्ट पेशेंट्स के स्कैम हुए पिछले 10 सालों में, क्योंकि अल्टीमेटली आप में पारदर्शिता नहीं, आप में सिंसियरिटी नहीं थी, आप भ्रष्ट व्यक्ति। तो भ्रष्ट व्यक्ति क्या करेगा? शराब घोटाला भी करेगा, जहां उसको मौका मिलेगा भ्रष्टाचार करेगा। तो इसमें गोस्ट पेशेंट, यानी क्योंकि डॉक्टर को पर पेशेंट देखने के पैसे मिलते हैं आपको, तो डॉक्टर कहते हैं कि फर्जी पेशेंट दिखाओ, क्योंकि मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा पेशेंट के नंबर्स का, उतना मुझे पैसा ज्यादा। पेशेंट वहाँ थे ही नहीं जब घोस्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं। गोस्ट पेशेंट ये होता ही है कि बेसिकली पेशेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उसका फर्जी बना दिया। नंबर 2, फेक जो सिंक लैब टेस्ट स्कैम हुआ। सिंक मतलब आपने लैब टेस्ट कलेक्ट किया, खून ब्लड कलेक्ट किया, उसको सिंक में डाल दिया, फर्जी रिपोर्ट बना के दे दी। अच्छा, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारी लैब टेस्टिंग का। केजरीवाल ने क्या किया कि सारी जो लैब टेस्टिंग है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी कि सरकारी अस्पताल में एक्सरे नहीं होता तो प्राइवेट में करवा लो, एमआरआई अवेलेबल नहीं है तो करवा दो। तो उसमें बना क्या सिस्टम कि एमआरआई मशीन लाने ही मत दो। 2 ही लैब से किया। हाँ, 2 लैब से, 2 ही लैब प्रमुख थे उसमें। एग्जैक्टली। तो अब क्या है कि एक हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड खराब हो गया तो इसमें सब जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बल्ले बल्ले, क्योंकि ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन उसको ठीक करवाई जाएगी, ना इंस्टॉल किया जाएगा, तो पेशेंट को प्राइवेट में भेजो, प्राइवेट लैब आपको कमीशन देगी आके, न केवल मेडिकल सुपरिटेंडेंट को देगी, उस मिनिस्टर को भी जाके देगी, मिनिस्टर से कट पहुंचेगा सीएम तक। आप समझ रहे हैं ना, एक नेटवर्क है, नेटवर्किंग। कट एंड कमीशंस का जाल बिछवा दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। 10 सालों में आपका सेंटर ऑफ दिल्ली, सेंटर ऑफ कंट्री जो दिल्ली है, हाँ। तो लोगों का भरोसा भी होता है यहाँ के मेडिकल पे कि व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। व्यवस्था को ध्वस्त करने की बजाय इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आउटसोर्स कर दी सारी लैब टेस्टिंग। अच्छा, अब जैसे मैं एम्स के डॉक्टर से बात कर रहा था, कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक पेशेंट पहुंचा कोई मोहल्ला क्लिनिक वाला, तो सारे दुनिया भर के टेस्ट उसमें किए हुए, तो पेशेंट से उन्होंने कहा इतने टेस्ट तो चाहिए नहीं थी, मुझे तो हीमोग्लोबिन A1C चाहिए था फॉलोअप के लिए। कहता डॉक्टर साहब फ्री होता है सब कुछ वहाँ, क्योंकि डॉक्टर भी जितने ज्यादा लैब ऑर्डर करेगा उसको कट कमीशन तो ना पहुंचेगा। बोले नेटवर्क है, आप हमें प्रूव नहीं कर सकते या तो, लेकिन वो क्या होता है वो नेक्सस बना हुआ है वहाँ पे। इस नेक्सस को बढ़ाने में किसने योगदान दिया? अरविंद केजरीवाल ने। तो फेक टेस्टिंग, फेक पेशेंट्स एवं ड्रग्स का भी घोटाला हुआ। 3 घोटाले हुए मोहल्ला क्लिनिक के। पहली बात तो उतने नंबर ऑफ क्लिनिक्स खोले ही नहीं गए मोहल्ला क्लिनिक, उसमें फेक टेस्टिंग करवाई, फेक डॉक्टर मतलब गोस्ट पेशेंट दिखाए गए, ठीक है। और थर्ड है फेक दवाइयाँ, यानी कि दवाइयों पे भी स्कैम कर दिया इन्होंने। जो इसेंशियल मेडिसिन की बात की आपने, इसेंशियल मेडिसिन देने की बजाय अंडर स्टाफिंग कर दी एंड अंडर प्रोक्योरमेंट कर दी। दवाइयाँ है नहीं, पेशेंट जाता है कॉस्मेटिकल उसको देखा, उसको भगा दिया, बस कर लो जो कर लो। एक नीली पीली गोली पकड़ा दी मल्टीविटामिन की, और जो काम की एंटीबायोटिक उसको लिख के प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी कि बाहर से ले लो। तो किस प्रकार से अपने हेल्प की। अगला पॉइंट मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज अपने देश में पहले से ही है। देखिए ना, अपना जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में सब सेंटर्स, गाँवों में जाएंगे सब सेंटर मिलते हैं आपको, सब सेंटर में डॉक्टर नहीं मिलता, ANM मिलेगी। उसके बाद PSC होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आप बड़े किसी विलेज में जाएंगे तो वहाँ PSC मिलेगी, वहाँ 2 या 3 डॉक्टर्स मिलते हैं। और उससे बड़े जो बच्चों को वो एक नीली वाली लेके हाथ में थैला टाइप का लेके इतना प्लास्टिक बॉक्स लेके आते हैं, आज भी गांव में पोलियो की दवा जो लोग देने आते हैं, ANM छोटे छोटे सेंटर, ANM वो सब सेंटर होता है। हाँ। सब सेंटर से ऊपर होता है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको इंडोर्स फैसिलिटी भी मिलेगी और 2-3 डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे होते हैं। तहसील लेवल पे आपको सब सेंटर मिलेगा, ये उसी में आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में आपको इंडोर एजुकेशन मिलता है, डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है। अब जब इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मान लीजिए पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसको फिर सेकेंडरी लेवल पे भेजा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, जिसको सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ भी जब ठीक नहीं होता पेशेंट तो उसको टर्शरी लेवल पे, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज के लेवल के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, PGIMS जैसे एग्जाम्पल के लिए,
तो ये अपना लेवल सिस्टम बना हुआ है। तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे, वो पहले से बनी हुई है, वो पहले से बनी हुई है। तो आपको मोहल्ला क्लिनिक की बजाय यदि आप उसको भी दुरुस्त कर देते साथ ही साथ, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की हालत खस्ता हुई पड़ी है दिल्ली में। आप जाएंगे तो वहाँ पे वही 8 से 2 बजे तक ओपीडी चलती है, बिल्डिंग सरकारी है, अंडर स्टाफिंग है वहाँ पे, अंडर यूटिलाइज्ड है। यदि आपकी मंशा ठीक होती तो आप क्या करते कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज को भी साथ में दुरुस्त करते, 2 शिफ्टें चला दीजिए, प्राइवेट डॉक्टर्स को शाम को बैठने दीजिए, क्योंकि बिल्डिंग तो सरकारी है आपकी, खाली पड़ी है। दिल्ली में प्राइम लोकेशंस पे सब ये जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं दे आर हाईली अंडर यूटिलाइज्ड। आप वहाँ पे शाम को प्राइवेट ओपीडी खोलने दीजिए, ताकि कुछ हिस्सा डॉक्टर जो फीस लेगा उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को आएगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन नहीं, अपने 2 बजे बंद करके ताले लगा के सब चल पड़ो। तो मंशा नहीं थी इनकी काम करने की, नहीं तो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को इतना अच्छा इंप्रूव किया जा सकता था। अब मैं बड़े हॉस्पिटल्स की बात बताता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 29 से 30 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, या आपका जीबी पंत हॉस्पिटल हो गया, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल हो गया। यहाँ जाके देखिए, एमआरआई मशीनें आपको डिसफंक्शनल मिलेगी, हैं तो आधी अधूरी चल रही हैं, कभी अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब हो जाती है। अब मान लीजिए एक वुमेन आई, प्रेग्नेंट वुमेन, अल्ट्रासाउंड उसका होगा नहीं, तो आप पेशेंट बेचारी वहाँ पे आई है, आप उसको बोलो कि नहीं यहाँ तो मशीन ठीक नहीं है, आप दीनदयाल उपाध्याय जाइए। अब ये बताइए, एक प्रेग्नेंट वुमेन ऑटो करके कहाँ से कहाँ जाएगी? टिपिकली सिविल हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट जाते हैं। तो तंदुरुस्त करने की बजाय इन्होंने उस सिस्टम को बेहाल छोड़ दिया। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में जाइए, एक पेशेंट को दिखाने के लिए एक दिन दिखाना पड़ता है, अगले दिन लैब टेस्टिंग ले आना पड़ता है उसको फिर से। तो मंशा नहीं थी इनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में चले गए, इनके हेल्थ मिनिस्टर तो जेल में चले गए, उसके बदले किसी की रिप्लेसमेंट नहीं की इन्होंने काफी समय तक। इसका कारण कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं, बस ब्यूरोक्रेसी। हम लोग सिस्टम को चेंज करने आए थे आशीष, ये समझिए। सिस्टम चेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती। जब आपने उसी ढर्रे में आप बह गए, इनका फोकस कहाँ चला गया? नई आबकारी नीति बना के, ठीक है, मुनाफा कमाया जाए, ये स्कैम्स करने में जुट गए। जबकि आप सिस्टम बदलने आए थे, आप व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। सर एक चीज जो मैं डेटा निकाल रहा था, तो अक्टूबर 2019 तक लगभग 26 पॉलीक्लिनिक्स ऑपरेशनल थे दिल्ली में, इफ आई एम राइट। इसके बाद अभी उन्होंने 30,000 एडिशनल बेड्स बनाने का एक उन्होंने गारंटी दी थी। आजकल लोग केजरीवाल की गारंटी नाम दे रहे हैं अपने गारंटी को, इसके पहले दी थी उन्होंने। और 66% डेफिसिट है मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चरर्स की, 34% मेडिकल स्टाफ और 29% पैरामेडिकल पर्सन्स की डेफिसिट है, अभी जो हम आंकड़े निकाल रहे थे। तो अभी तक तो जो सर आपने बात करी कि आपका उद्देश्य क्या था उस वक्त जब पार्टी फॉर्म हो रही थी। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि डॉक्टर्स के करप्शन केजरीवाल के साथ मिलके जो था वो तो आपने बता दिया, बट ये जो स्टाफ की हायरिंग नहीं हो रही थी, जो जगहें खाली थी, अब इसको मैं जोड़ के देखना चाहता हूं। जो अलग अलग संविदा पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो डीटीसी में स्कैम हो या अदर स्कैम हो, तो जो लोगों की हायरिंग है इसमें कमी क्यों है? क्या इसमें भी भ्रष्टाचार का एंगल है कि पैसा, जैसे बिहार में हुआ था कि जमीन दो नौकरी लो, ऐसा कुछ दिल्ली में भी था क्या? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को जब मैसिव प्रचंड बहुमत मिला, तो पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो दर्दनाक कहानी वो ये है, अगर आप उसको सम अप करें तो वो ये है कि इन्होंने दिल्ली को बेहाल छोड़ दिया। जब आपको उस प्रकार का एक बहुमत मिलता है तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है जनता ने। आप बैठ के तसल्ली से एज ए CEO आप दिल्ली को चलाइए, समस्या देखिए, उसका समाधान कीजिए, फाइंड द सॉल्यूशंस। दिल्ली को प्रशासनिक तौर पे, मतलब दिल्ली इज एन एप्ट एग्जाम्पल ऑफ मैसिव गवर्नेंस फेलियर इन लास्ट 10 years। हेल्थ की जो आपने बात की, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जितने भी दिल्ली में किसी भी विभाग में थे, चाहे वो डीटीसी में थे, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में थे, या आप ये गेस्ट टीचर्स की बात देख लीजिए, या इवन बस मार्शल्स की। हमारा एक उस वक्त, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था, हमारा एक वादा था कि हम जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उसको हम परमानेंट करेंगे। और इसको मैं आप गारंटी से बता सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने अस्थायी नौकरी वालों को स्थायी करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया, चाहे वो किसी भी महकमे के हों। साथ में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को काफ़ी वो दिया।
ठेकेदारी प्रथा का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो होता है मिनिस्टर। आप जितना चीजों को आउटसोर्स करेंगे उतना ही आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स का समझ लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड सब आप सब जगह देख, ये एग्जांपल समझाना आसान है। आप किसी भी सरकारी महकमे में जाइए, वहां पे आपको जो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है बाहर, वो टिपिकली आउटसोर्स्ड होता है, वो किसी कंपनी से आता है। अब कंपनी वाला आपको पैसे दे देगा और उसका शोषण करेगा। पैसे तो मिनिस्टर को खिलाएगा लेकिन शोषण करेगा। 18-18 हजार की नौकरी पे लोग काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब उसमें भी कमीशन ठेकेदार क्या करता है कि पैसा खा जाता है, दिखाता है 18,000 है, देता उसको 9,000। टोटल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ठेकेदारी प्रथा में। इन्होंने रोजगार जनरेट करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। अब बात आती है कि इवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आपने कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट में आमूल परिवर्तन लाने के लिए आपको कई दिशाओं में काम करना था। पहली बात तो आप हॉस्पिटल की कंडीशंस को सुधारिए, वहाँ पे हाँ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल एडिक्वेट स्टाफिंग कीजिए। जैसा आपने ये क्वेश्चन आपका एडिक्वेट स्टाफिंग के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, जबकि दुनिया भर के वहाँ पे टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, रेगुलर टीचर्स की। गेस्ट टीचर्स 25-25 हजार लगाए हुए हैं। यदि आप 25 हजार गेस्ट टीचर्स लेके बैठे हुए हैं अपने दिल्ली में, तो आप किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन देंगे? क्योंकि गेस्ट टीचर्स लगातार सड़कों पे हैं। गेस्ट टीचर्स को भी जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट दिल्ली में नहीं मिलते। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स कह के थक गए कि हमें 58 साल की पॉलिसी बना के दो। यानी कि 58 साल की पॉलिसी का मतलब ये है कि यद्यपि हमने आपको परमानेंट नहीं किया, लेकिन आप 58 साल तक की उम्र तक तसल्ली से इसी पोजीशन, इन्हीं बेनिफिट्स के साथ काम कर सकते हैं। गेस्ट टीचर्स की क्या डिमांड है कि हमें मेडिकल बेनिफिट्स दीजिए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, हमें 58 साल तक काम करने की एक गारंटी दीजिए, भले ही आप हमें परमानेंट न बनाएं। सेम अप्लाइज टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो। हेल्थ डिपार्टमेंट में जब पेशेंट के पास हॉस्पिटल में एडिक्वेट नर्सेज एंड डॉक्टर्स नहीं होंगे तो कैसे पेशेंट की सेवा की जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन दैट अराइजेज ना। उसी प्रकार से इन्होंने ड्रग प्रोक्योरमेंट पे कोई काम नहीं किया। यानी कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई थी उस पे काम करने की बजाय इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। रोजगार क्रिएट नहीं किए, रेवड़ियां बांटी। नई दिल्ली विधानसभा में ये बड़ा स्पष्ट है। नई दिल्ली विधानसभा की मदर्स या सिस्टर्स से बातें करते हैं तो बताते हैं कि मेरा बेटा खाली बैठा है, ग्रेजुएशन कर चुका, नौकरी नहीं है। वो खुद कहती है रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार को लेकर आपने क्या वादे किए हैं नई दिल्ली विधानसभा में? हाँ, मैंने ये वादा किया, देखिए क्योंकि मेरे पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट्स यूएसए में फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट विल वर्क विद प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट जॉब्स। क्योंकि जब वो चुनाव होता है तो वहाँ पे चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो, जिसको आप एमएलए कह सकते हैं यहाँ के हिसाब से, या चाहे सेनेटर का चुनाव हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए में कि आप जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे। नेचुरली वहाँ प्राइवेटाइजेशन काफ़ी है, तो जो भी वहाँ पे इलेक्टेड प्रतिनिधि है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जॉब्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है। एग्जाम्पल मैं आसानी से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए अमेजोन कहता है कि हमने एक और फैक्ट्री लगानी है, तो वहाँ होड़ लग जाती है डिफरेंट सिटीज़ में कि वो अमेजोन यहाँ के फैक्ट्री लगाए। मतलब ये कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। वो जाके उनके मतलब अमेजोन से बात करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, हम आपको ये सुविधाएं देंगे ताकि आप हमें यहाँ पे लगाएंगे फैक्ट्री। उससे क्या हो, जॉब्स क्रिएट होंगे। तो हमने ये बोला कि हम नई दिल्ली विधानसभा में एक परिवार से एक रोजगार क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। हम प्राइवेट सेक्टर एज ए एमएलए मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करूँगा। क्योंकि आप पीएसयूज की अब बात कर रहे हैं कि आपके पास फॉरेन में काम करने का एक्सपीरियंस है, आपने देखा है किस तरह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है। तो अगर हम दिल्ली स्टेट को छोड़ दें और हम एक ओवरऑल नेशन वाइड पर्सपेक्टिव से एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर 2014 के बाद इस दिशा में काम किया है? क्योंकि एप्पल के डिवाइसेज आज इंडिया में बन रहे हैं, सैमसंग के कई सारे प्लांट्स लग चुके हैं, तो क्या आपको लगता है? देखिए, जमाना है ओपन मार्केट्स का, जिसको आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। जो देश भी आज डेवलप्ड है, जो विकसित है, वहाँ पे इसी किस्म की पॉलिसीज है। जो भी क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमी
जो जिसको बोलते हैं कि आप लेफ्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, या सोशलिस्ट इकोनॉमीज, वहाँ पे लोगों का शोषण होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी की दिशा में जब अपना देश 1992 में ओपन या फ्री मार्केट इकोनॉमी अपने अपनाई, वो एक अच्छा स्टेप था। मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस दिशा में करंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया। लेकिन मैं जो यहाँ पे देखता हूँ कंट्रास्ट, लेबर लॉज यहाँ पे वीक है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, यद्यपि यूएसए में टिपिकली एवरीथिंग इज लिटरली प्राइवेट, लिटरली एवरीथिंग इज प्राइवेट। गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां बहुत कम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी जो आपके अधिकार हैं वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे शोषण की जो गुंजाइश है वो मिनिमम है। यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या मैं देखता हूँ जो जिसको आप पैटी जॉब्स बोलते हैं, पैटी जॉब जो करते हैं, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि उनके पास राइट्स नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस दिशा में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, ये होना चाहिए। सर, अब हम आते हैं आपकी नई दिल्ली विधानसभा सीट के हालात क्या हैं इस पर। प्रवेश वर्मा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके एक तरह से अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल तो है ही जी, हॉट सीट है ही। पूरे दिल्ली विधानसभा सीट पे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर पैनी नज़र मीडिया भी किसी सीट को रख रही है तो वो केजरीवाल की सीट है। तो यहाँ के हालात आपको क्या लग रहे हैं? नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 4-5 महीनों से मैं और मेरी टीम इस ऑफिस में जहाँ बैठे हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा में आता है। जब ये डिसीजन हुआ कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा, भारतीय लिबरल पार्टी की स्थापना 2019 में हुई थी, लेकिन 8-9 महीने से मैंने कमांड संभाली यहाँ, मुझे यहाँ प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट किया गया। तब से हमने लगातार काम किया इस पर। जब ये डिसीजन हुआ कि नई दिल्ली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं, तो हमने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। हम लगातार, मैं और मेरी टीम, जनसंपर्क अभियान में जुड़े। हमने कोई बड़ी रैली नहीं की, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं की। हमने छोटी छोटी मीटिंग्स, नुक्कड़ नाटक एवं डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पूरी नई दिल्ली विधानसभा की जनता से संपर्क किया, वोटर से। यहाँ पे जो 2-3 बड़े बड़े मुद्दे जो समझ आए, क्योंकि सारा लुटियन जोन यहाँ बैठा है। नई दिल्ली विधानसभा में प्रेसिडेंट भी इसी विधानसभा में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसी विधानसभा में, सभी मिनिस्टर्स भी इसी विधानसभा में, यूनियन लेवल के। तो ये अपने आप में एक समृद्ध इलाका है जिसको आप लुटियन जोन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जे क्लस्टर्स में जाएंगे, जब आप धोबी घाटों पे जाएंगे, तो आपको एक आम ऑर्डिनरी सिटीजन की वेदना देखने को मिलती है। एनडीएमसी में भ्रष्टाचार है, सफाई कर्मचारी, एमसीडी तो बदनाम है ही, एमसीडी तो भ्रष्टाचार का अड्डा बनी ही हुई है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। एनडीएमसी में भी जिस परिपक्वता के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है, उसमें सीएम भी उसी एनडीएमसी काउंसिल का हिस्सा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री यानी कि करंट एमएलए केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। सफाई कर्मचारियों की समस्याएं एनडीएमसी में भी ज्यों की ज्यों बनी हुई है, उनका भी शोषण होता है। मस्ट रोल जो कि इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, ताकि वो बिना चिंता के लंबे समय तक काम कर सकें। उनको हटा दिया जाता है, 2-4 महीने काम करवा के फिर उनको रोल से हटा दिया जाता है। इसलिए इसको मस्ट रोल बोलते हैं, मस्टर रोल। मस्टर रोल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ताकि एमसीडी, एनडीएमसी के जो सफाई कर्मचारी है उनका शोषण हो जाता है इस चक्कर में। तो एनडीएमसी की समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नई दिल्ली विधानसभा में जॉब्स के लिए कोई काम नहीं किया गया। रेवड़ियाँ तो बांटी गई, लेकिन जो रोजगार के लिए काम किया जाना चाहिए था पिछले 10 सालों में, वो यहाँ के सिटिंग एमएलए नहीं किया। उसके अलावा जो निजी फंड मिलता है, निधि कोष मिलता है, जो एमएलए फंड, एमएलए एलएडी फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, 10 करोड़ 10 करोड़ पर ईयर मिलता है, अरविंद केजरीवाल ने खर्च नहीं किया। तो यहाँ की जनता जान चुकी है। इसलिए जब ये रेवड़ियाँ बांट के इसने खुश करने की कोशिश की, तो जनता इस वक्त बड़ी परेशान है। अरविंद केजरीवाल से लोग खासा नाराज है, खासा नाराज। लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो वोट बैंक है इनका, लेकिन नहीं। जब आप जाके उनके साथ बैठते हैं, जब उनकी वेदना समझते हैं, तो आपको समझ आता है कि इन्होंने उनके बच्चों के कैरियर के लिए कोई काम नहीं किया। इसके अलावा जो आपने कहा कि प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित,
कांग्रेस तो स्लो मोशन में है, उसको तो कोई चिंता है नहीं। यहाँ पे संदीप दीक्षित जी हमें तो कभी दिखे नहीं, जबकि हम ये कहते हैं कि मैं 22 सालों का कैरियर छोड़ के आया हूँ। मैंने अपने वोटर्स के साथ ये बातचीत की पिछले 4 महीनों में। मैंने तड़क भड़क के चुनाव पे ध्यान नहीं दिया कि रैलीज निकाल दो, शूशा करो, हवाबाजी। हमने जनता से कनेक्ट किया। हमने कहा कि देखिए, मैं 22 साल का कैरियर छोड़ के आया हूँ, मेरे पास ब्लैक मनी भी नहीं है, और मैं ब्लैक मनी हो तो भी नहीं बांटूंगा, ब्लैक मनी तो है नहीं मेरे पास। ये ब्लैक मनी बट रहा है, या जो जनता के विकास के लिए पैसा खर्च किया जाना चाहिए था वो बट रहा है इस वक्त। तो ये तो आप ही का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का मनी है, आप वापस जो देते ले लीजिए, लेकिन वोट हमारे जैसे व्यक्ति को डालिए जो आपके लिए, अपनी जनता के लिए। क्योंकि मैंने जनता से पूछ के नहीं आया कि मैं शिकागो से क्या आ जाऊं यहाँ पे। मेरे मन में एक संकल्प है, हमारे में वो आरएसएस वाली भावनाएं हैं हमें एक, क्योंकि स्वयंसेवक जहां भी जाता है वो अच्छा काम करने जाता है। ये हमेशा स्वयंसेवक को सिखाया जाता है। आप कहीं भी जाइए, स्वयंसेवक का मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी में जाके काम कीजिए, आप कहीं भी जाके काम कीजिए एंड यू विल डू गुड। ये उनमें अवधारणा है, उनमें एक कॉन्फिडेंस है। तो जब हम यहाँ पे आए तो मेरे मन में एक संकल्प है देश के प्रति, क्योंकि मैं शिकागो वो छोड़ के आया हूँ जहाँ पे 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे, और वहाँ पे पूरे यूएसए को उन्होंने काइंड ऑफ जिस ढंग से वो किया था, इम्प्रेस किया था कि हाँ देखिए, एक ऐसा मॉन्क आया है, एक संत आए हैं जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें करते हैं। तो मैं वहाँ 22 साल रहा, तो ये मेरा अपना संकल्प था कि मुझे अपने देश में मातृभूमि में जाके काम करना है। मैंने कोई ये नहीं कि किसी से पूछ के आया। तो जब हमने यहाँ पे आया तो हमने लोगों से ये बातें की आशीष कि मैं आपके साथ आया हूँ, मैं आज भी अपने आप को, आई एम इन्वेस्टिंग माई सेल्फ इन यू मीन्स देश की जनता के बीच में। सर यही वादा तो केजरीवाल ने भी किया था ना आने से पहले, और आप केजरीवाल के एक पुराने साथी हैं जी। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझना चाहेंगे कि उस वक्त केजरीवाल के साथ आप लोगों ने जो भी प्लानिंग करी थी सरकार बनाने की, वो आपने करी। केजरीवाल भी कहते थे कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर आया हूं, मेरे पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, वैगन-आर में चलते थे। ये तो मीडिया में चर्चा हो रही है। तो उस तरह से आप अपने आप को अलग कैसे दर्शा रहे हैं जनता के बीच? एग्जैक्टली। तो देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने बातें की वो पखंडी निकले। वो उन पे वो दिल्ली के बाबा खड़क सिंह वाली कहानी उन पे साबित होती है, ठीक है ना, उन पे बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, दैट डज नॉट मीन, सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। यदि अब जैसे मैं अन्ना जी से मिल के आया अभी, हमारी भावना यही है ना, हम तो एक, हमारे जो आइडॉल्स हैं वो कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अन्ना हजारे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। हम उस किस्म के स्पिरिचुअल थॉट के व्यक्ति हैं कि जो सामाजिक काम करने, मतलब राजनीति के माध्यम से भी देश सेवा करना चाहते हैं। एक चीज़ इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि फेक वोटर्स बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं, वो खासकर रोहिंग्या हैं या किसी को बाहर से लाके बढ़ाया जा रहा है, या एक एक घर में फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड्स बनवाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है नई दिल्ली को लेकर? नई दिल्ली में इस वक्त 2025 में यदि आप कंपेयर करें 2020 विधानसभा चुनाव से, तो 25% वोटों की कमी हुई है। 25%। 2020 में नई दिल्ली विधानसभा में वोटर्स थे 1,46,000, अब बचे हैं 1,09,000, 1,09,022। अब ये नेचुरली जो कमी हुई है, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे फर्जी वोटर्स बैठाए हुए थे। ये दिल्ली के बाहर के इलाकों से ला के वोट डलवाए थे। तो ये, मैं इसको एक वेलकम स्टेप मानता हूँ। मुझे खुशी कि इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया और इन फर्जी वोटर्स को हटाया। केजरीवाल एक वादा ये भी करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। आतिशी मार्लेना और मनीष सिसोदिया तो कैंपेन के लिए फंड्स की भी बात करते हैं कि उन्होंने कैंपेन शुरू किया है। तो जो आपने 2014 के बारे में बात करी थी कि आप एक एनआरआई हैं, एनआरआई होते हुए आप यहाँ पे आए, तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल ने फॉरेन में अगर इस चीज़ को लेकर एक कांटेक्ट भी किया तो फंडिंग का इशू होगा, बिकॉज एनआरआईज कैन फंड केजरीवाल। और अभी भी आतिशी मार्लेना और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या घोटाला अगर हुआ तो उनके पास पैसा होना चाहिए ना? देखिए, ये एक किसको बोलते हैं, पोस्टरिंग। अरविंद केजरीवाल इस वक्त इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बन चुके हैं,
जो अनपैरेलल्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से तो इनको पैसा मिला ही, जो कि अज्ञात मनी है। उसके अलावा इन्होंने शराब घोटाला किया, दुनिया भर के स्कैम किए, दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम किया। उसके अलावा इवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने प्राइवेटाइज करके प्राइवेट लैब्स के माध्यम से खूब पैसा कमाया। उसके बाद ये जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया का ये कहना कि मुझे पैसे दीजिए आप, ठीक है। ये लोगों ने जिस प्रकार से चंदा की पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया, ये लोग तो वो थे जिनके खिलाफ मुझे नो लिस्ट नो डोनेशन चंदा बंद सत्याग्रह लॉन्च करना पड़ा। ये जानबूझ के इस किस्म लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। जब जेट प्लेन में चलने वाला व्यक्ति अब इस वक्त कहे कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए जनता से, तो ये पोस्टरिंग है, इसके पीछे मंशा नहीं है। इन्होंने राज्यसभा की सीटें बेची सारी। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी भ्रष्ट है अपने देश में, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसने छद्म एक रचा कि हम वास्तव में एक नायक बन के देश की शक्ल बदलेंगे, देश में राजनीति बदलेंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल लेके आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये उसी प्रोटेक्स्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में अब लोगों को अभी भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ चंदा दे दीजिए ताकि हम स्वच्छ राजनीति कर सकें। इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। अगर हम 100% में बात करें तो इस विधानसभा में कितने प्रतिशत महिलाओं को केजरीवाल अपनी तरफ करने में सक्षम है? परसेंटेज में यदि परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ की महिलाएं बल्कि सबसे ज़्यादा रुष्ट हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम किया। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मोर स्पेसिफिकली मैं न्यू बॉर्न बेबीज का डॉक्टर हूँ, तो मेरा जो कनेक्ट है एज ए डॉक्टर महिलाओं से बड़ा ईजी है, बड़ा स्पॉन्टेनियस है, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि मैं कहीं भी बैठ के बात कर सकता हूँ। मैटरनिटी कॉम्प्लिकेशंस, न्यू बॉर्न बेबी की केयर, या जैसे कि बच्चे की केयर कैसे की जाए, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ टिपिकली मुझे वुमेन अपना बच्चा एज ए डॉक्टर दिखाने भी लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए इसके। तो मेरे लिए उस माध्यम से इस प्रकार की जॉब्स की बात करना कि आपके बच्चों को रोजगार के लिए क्या काम किया गया, आपके घर में आपको क्या लगता है कि ये सुविधाएं दी गई जो केजरीवाल जी बोलते हैं, तो आपको कैसा लगता है, तो वो इट्स अ वेरी इजी या स्पॉन्टेनियस वार्तालाप में ही बातें निकल के आती हैं। तो नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं का एक ही दर्द बार बार उठ के आता है, और ये कई जगह मुझे बताया गया। वो कहती हैं कि हमें रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। क्योंकि जब बच्चा घर में खाली बैठा होता है तो ये नहीं कि पिता को वेदना नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा वेदना किसको होती है? माँ को होती है। एक आखिरी सवाल है सर, जो कि हमने बाबा साहब का एक मूर्ति यहाँ पे सामने रखी हुई है जो कब से दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि बाबा साहब हमसे भी ना नाराज हो जाएं कि मैं तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ, क्योंकि ये तो केजरीवाल वादा हर समय कहते हैं कि बाबा साहब बीजेपी से नाराज हैं, बाबा साहब कांग्रेस से नाराज हैं। तो ये जो वो दावा करते हैं, बाबा साहब को तो उन्होंने एआई के रूप में बना के जबरदस्ती आशीर्वाद ले लिया। एग्जैक्टली। तो क्या माहौल है SC/ST या जो अदर वोटिंग पैटर्न है उसको लेकर? बाबा साहब जी के अपमान उन्होंने किया या वो उचित थे? देखिए, जो छद्म राजनीति करने वाले लोग हैं उसमें केजरीवाल बड़ी प्रमुखता से आते हैं। सूडो पॉलिटिशियंस, सूडो पॉलिटिक्स, झूठ फरेब की राजनीति। यदि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा एंटी दलित विरोधी स्टेप्स लिए किसी व्यक्ति ने तो अरविंद केजरीवाल है। इन्होंने दलित फंड्स जो सरकार का बजट दलित कल्याण के लिए प्रयोग या इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं किया। क्योंकि दिल्ली का जो बजट है उसका 18% दलित पे खर्च किया जाना चाहिए। क्योंकि ये अपने देश में, जैसा आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान SC/ST के तहत आपको वो बजट जो वहाँ की जनसंख्या है दलित, उस पर खर्च करना पड़ेगा, तो इन्होंने तो खर्च नहीं किया। उसके अलावा ये जो AI वाला आपने बड़ा एग्जाम्पल दिया, अच्छा एग्जाम्पल दिया, इस किस्म की बातें की। एंटी दलित हैं, उन्होंने दलित के वेलफेयर, आप जो रिजर्व्ड सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की 12 सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ तो आपको बहुत अच्छा कुछ मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ तो फंडिंग की दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे क्या किया इन्होंने? वहाँ पे इतनी गंदी हालत है वहाँ पे दलित जो दलित रिजर्व्ड सीटें। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल एक मुखौटा है। उन्होंने जो भी अपने लिए हद के लिए अपने लिए शीश महल बना लिया, और झुग्गी झोपड़ी एरियाज में जाके देखिए लोग वहाँ पे काफ़ी वेदना में, काफ़ी दिक्कत में।
तो ये हालात नई दिल्ली विधानसभा सीट के हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सहायक साबित होगी अगर आप इस नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटर हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि जनता अपना फैसला खुद ही लेती है। 8 फरवरी को चुनावी परिणाम आ जाने हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने डिटेल में बात करी, हर चीज़ों के ऊपर खुलकर बात करी, और आपके जो एक्सपीरियंस रहे थे अरविंद केजरीवाल के साथ वो भी आपने हमारे साथ खुलकर चर्चा की। धन्यवाद सर, 5 जने के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।